हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक में इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं और सभी इन्फ्लेशन के बारे में जितनी भी नॉलेज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हिंदी भी बोलूँगा इसमें और इंग्लिश भी, ताकि सभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दोनों को समझ में आए। इन्फ्लेशन तो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन इज़ दैट stage in which the price of goods and services rises on one hand and value of money falls on the other hand। इसको हम हिंदी में कैसे समझेंगे कि इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज कीमतें, जो गुड्स और सर्विस की जो प्राइस है, कीमतें हैं, वो बढ़ती है और पैसे की कीमत गिरती है। उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, कितनी इजी थी इसकी डेफिनेशन कि आप जो प्रोडक्ट, कोई भी सामान, बिस्कुट, टूथपेस्ट, कुछ भी, एवरीथिंग, और सर्विस, सर्विस कैसे, हॉस्पिटल की फ़ीस, ऑपरेशन की फ़ीस और प्राइस, जो पैसे की जो वैल्यू है वो गिरती जाती है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसके केस के व्यू हैं इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन केस के अकॉर्डिंग दो प्रकार की हैं, सेमी इन्फ्लेशन और ओपन इन्फ्लेशन। इसे हम फुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, इधर हम इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि सेमी इन्फ्लेशन क्या होता है और फुल इन्फ्लेशन क्या होता है, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। जब फुल इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट से जस्ट पहले की सिचुएशन हमारी क्या होती है, सेमी इन्फ्लेशन, और उसके बाद की सिचुएशन क्या होती है, फुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि डिमांड अपने पूरे पोटेंशियल पर होती है। ठीक है, डिमांड अपने पूरे पोटेंशियल पर होती है और हम सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। आप पेपर में कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, मैंने इसको अंदर नीचे मतलब लिख रख के बता रखा है, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं एज इट इज़ पेपर में भी। और इंग्लिश मीडियम वाले आप समझ लें, और आप, मुझे लगता है कि आप खुद लिख सकते हैं इंग्लिश में, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आप लिख लोगे। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है? ओपन इन्फ्लेशन पर पहुंचने के बाद, यानी कि पूरी इकोनॉमी में, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा, फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूरा पोटेंशियल पे है, डिमांड अपने इस साइड है ना, फिर उसके बाद एक फुल एम्प्लॉयमेंट के इस साइड, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, यानी कि जो मनी की क्वांटिटी ऑफ मनी है और प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी दोनों ही बढ़ते हैं इसमें, उसे हम ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। ये केस के व्यू हैं। ठीक है, अब हम डिग्री की बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन की डिग्री के हिसाब से क्या है, और डिग्री इसकी दो हैं। एक ओपन इन्फ्लेशन, हमने ऊपर ओपन इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा, पर ये केस के व्यू थे। ओपन इन्फ्लेशन का डिग्री में क्या डेफिनेशन होगी, इसमें क्या होगा, सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन में कोई अपना दायित्व या रोल नहीं निभा रही होगी। ठीक है, तो ओपन इन्फ्लेशन वो स्टेज है जिसमें प्राइस में होने वाली वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय नहीं अपनाया जाता। इसमें सरकार भी अपना रोल नहीं करती, मतलब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बस जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो बढ़ रहा है। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन ओपन इन्फ्लेशन से खतरनाक होती है, क्योंकि ये जो ओपन इन्फ्लेशन है वो दिखती है, पर सप्रेस्ड इन्फ्लेशन नहीं दिखती। जैसे हम एक बैलून में हवा भर देते हैं और उसको फटने नहीं देते, उसमें हवा तो भर रही है और वो फूल भी रहा है, पर हम उस चीज़ को ना दबा दें, तो कि दबाने का काम कौन कर रही है यहाँ पर, सरकार। कि इन्फ्लेशन, महंगाई को जो सरकार है वो बढ़ने नहीं देती। इसको हम हिंदी में मुद्रास्फीति भी कहते हैं। तो इन्फ्लेशन शब्द का यूज़ कर रहा हूँ तो सभी अंडरस्टैंड कर लेंगे इस बात को, कि सरकार उसको बढ़ने नहीं देती। किसको? महंगाई को बढ़ने नहीं देती। वो बढ़ तो रही है, पर वो उसको, जो सरकार है उसको इस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ वगैरह लाती हैं, उस चीज़ को ढकती हैं, कवर करने की कोशिश करती हैं, ताकि महंगाई दिखे ना। ठीक है, आज के टाइम पर भी हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट कई वो कहती है कि इन्फ्लेशन जिस दर से बढ़ रही है वो ठीक है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। वो अपने तथ्यों को ऐसे साबित करते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, पर वो नहीं है बात। वो एक्चुअल में गड़बड़ करते हैं और इन्फ्लेशन को कंप्रेस्ड करते हैं। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन इसी को ही हम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। बढ़ते हुए प्राइस को जब सरकार द्वारा
दबा दिया जाए या सरकार की नीतियों के द्वारा उसको कंप्रेस्ड किया जाए, उसको छुपाया जाए और उसको दिखाया ना जाए, उसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि कोई चीज़ अगर ओपन है, ओपन बेरोज़गारी है या फिर ओपन ओपन बेरोज़गारी हो जाए, ओपन इन्फ्लेशन यानी कि महँगाई हो, उसका हम समाधान कर देते हैं, पर छुपी हुई चीज़ का हम समाधान नहीं कर सकते। जब वो फट जाती है तभी हमें पता चलता है, यानी कि इन्फ्लेशन पूरे पीक पर हो जाती है तो एकदम हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो उस समय हमें पता चलता है। तो ये काफ़ी खतरनाक है। उसमें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के भी हिसाब से भी महँगाई यानी कि इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलती है। वॉर टाइम इन्फ्लेशन से कहने का मतलब है, जब अब जैसे मान लीजिए इंडिया अगर वॉर करता है किसी भी अदर कंट्री के साथ, तो वो क्या करेगा, जितना भी डिमांड है, वो खाने की डिमांड, सभी चीज़ों की जो उसे युद्ध में रिक्वायरमेंट है, वो अपने पास स्टॉक बना कर रख लेगा। अब वो स्टॉक इसलिए बना कर रखेगा कि वो अपनी जो सेना है उसको दे सके, ठीक है, वहाँ पर सप्लाई कर सके। अब उसने ज़्यादा मेजॉरिटी में अपना सम एरिया कवर कर लिया और अपने पास रख लिया। तो इससे क्या होगा कि अब डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, यानी कि सप्लाई जो थी, खाने की जो वस्तु थी, जो सरकार ने है वो अपने पास काफ़ी ज़्यादा रख ली है और सप्लाई कहाँ पर कर दी है? सेना को कर दिया है। उनके पास अब क्या है? जो आम जनता है उस पर प्रभाव पड़ेगा, महँगाई बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अब सारी वस्तुएँ सेना के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं, इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, तो कहीं न कहीं जनता को उस चीज़ के लिए ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी, इसलिए हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है और इसे ही हम वॉर टाइम इन्फ्लेशन, पोस्ट इन वॉर इन्फ्लेशन, महँगाई वार यानी कि लड़ाई युद्ध के बाद भी देखी जाती है। और यूक्रेन और उसका युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर कितने बम वगैरह डाले गए थे, कितनी संपत्ति, सरकारी संपत्ति का हानि हुई, तो उसको कहीं न कहीं ठीक करने के लिए जो सरकार है वो पैसा लगाती है, जिससे जो महँगाई है उसको उसमें भी बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से हमें इन्फ्लेशन वॉर के बाद भी देखने को मिलता है। वॉर जब हो रही है उसमें भी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, पर वॉर ख़त्म होने के बाद, लड़ाई ख़त्म होने के बाद भी हमें इन्फ्लेशन, महँगाई देखने को मिलती है समाज में, क्योंकि जो सरकार है वो सार्वजनिक संपत्ति को ठीक करने के लिए व्यय लगाती है और उन्हें कहीं न कहीं से अरेंजमेंट करना पड़ता है। इसमें भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, महँगाई देखने को मिलती है, डिमांड्स वगैरह बढ़ जाती हैं, खाने की वस्तु महँगी हो जाती हैं। पीस टाइम इन्फ्लेशन, पीस टाइम यानी कि शांति के टाइम भी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो विकसित देश हैं उनमें तो कोई इन्फ्लेशन ही होगा, पर जो विकास कर रहे हैं, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विकास होने के कारण, यानी कि विकास होगा, विकास करने के लिए उन्हें क्या, कहीं न कहीं से पैसा लेना पड़ेगा और पैसा लेंगे तो उन्हें अपने किसकी नीति अपनानी पड़ेगी, घाटे की वित्तीय अवस्था अपनानी पड़ेगी। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन देखने को मिले, महँगाई देखने को मिली। आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन इसके नाम से ही पता चलता है कि रेंगती वित्तीय अवस्थाएँ, रेंगती मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन है, महँगाई है, इसमें ये धीरे-धीरे से बढ़ती है, कीड़े की तरह रेंगते हुए बढ़ती है। इसे कई अर्थशास्त्री अच्छा मानते हैं, क्योंकि इस अगर कई अर्थशास्त्री ऐसे कहते हैं, अगर इकोनॉमी में 3% की दर से अगर महँगाई बढ़ रही है, तो ये अच्छी है, ठीक है? उनका ये विचार है कि अगर 3% से महँगाई बढ़ रही है, तो वो अच्छी है और इसको अगर वो क्रॉस कर देती है तो नुकसानदेह है। फिर वो वॉकिंग होती है, फिर वो रनिंग होती है और फिर वो हाइपर हो जाती है। तो ये एकदम स्टेप वाइज़ करना है। इसमें थोड़ी-सी बढ़ती है, अगर मैं आपको एकदम एक लाइन में क्लियर कट बताऊँ तो ये थोड़ी-सी बढ़ती है। इसके कंपैरिज़न में थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। इसके कंपैरिज़न में थोड़ी ज़्यादा महँगाई बढ़ती है इसमें और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये 3% की दर से बढ़ती है। ये 3% को क्रॉस करके बढ़ जाती है वो वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन कितनी दर से बढ़ती है? 3% से 40% की दर से बढ़ जाती है। रनिंग में क्या होता है? ये 80% से 100% की दर से बढ़ती है और इसकी तो पूछो ही मत, ये एकदम से बढ़ जाती है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया। ये देखो धीरे-धीरे बढ़ रही है। तो ये होगी क्रीपिंग, ये होगी हमारी वॉकिंग और ये हमारी होगी रनिंग और ये होगी हमारी ग्रेपिंग। तो आपको इस डायग्राम से भी आसानी से समझ सकते हो। इसमें इस ग्रीप क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और हाइपर, इनके बारे में आप थोड़ा-थोड़ा डिटेल में लिख देना।